छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए किए गए उपायों पर राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले से ली गई भेंटवार्ता प्रस्तुत करता है विकल्प रंजन शुक्ला। श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में हो रहे हैं। इन चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने अनेक कदम उठाए हैं। इसके साथ ही चुनाव में आम नागरिकों की सहभागिता बढ़ाने और लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले। मैडम, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। विधानसभा चुनाव से संबंधित इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले यह जानना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें कुल कितने मतदाता भाग ले सकेंगे, यानी मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, इनमें से पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी हैं। साथ ही यदि पिछले चुनाव यानी 2018 के चुनाव से तुलना करें तो प्रदेश में कितने मतदाता बढ़ गए हैं। आकाशवाणी के श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। विधानसभा निर्वाचन 2023 में वर्तमान में जो है 2 करोड़ 3 लाख लगभग मतदाता हैं और इसमें जो पुरुष मतदाता है वो 1 करोड़ 1 लाख 35 हज़ार है और महिला मतदाता 1 करोड़ 2 लाख 56 हज़ार है। तो आप देखेंगे कि महिला मतदाताओं की संख्या जो है पुरुषों से अधिक है और विगत निर्वाचन 2018 में 1 करोड़ 85 लाख मतदाता थे, तो अब लगभग 18 लाख मतदाता जो की बढ़ोतरी हुई है। मैडम, छत्तीसगढ़ में जो युवा मतदाता हैं और ऐसे युवा मतदाता कितने हैं और हाल ही में जो मतदाता सूची में ऐसे युवा कितने हैं जिन्होंने अपना नाम जुड़वाया है और संभवतः वह पहली बार किसी चुनाव में वोट डालेंगे, तो ऐसे युवा मतदाताओं की संख्या कितनी है? युवा मतदाता जो है राज्य में यानी कि जो 18 साल पूर्ण कर चुके हैं और मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगी कि कानून में परिवर्तन की वजह से बहुत संख्या इनकी बढ़ गई है। लगभग 5.5 लाख ऐसे मतदाता आज हमारे पास में हैं जो कि यदि कानून में परिवर्तन नहीं होता तो वो शायद एक मतलब जो अभी चुनाव होने हैं उसमें वोट नहीं डाल पाते। कानून में संशोधन ये हुआ है कि 1 जनवरी के अलावा ऐसे मतदाता जो इसके बाद भी 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को भी 18 साल के होते हैं तो वो भी इस बार जो है पात्र रहेंगे मतदान करने के लिए। कुल जो है नए मतदाता जिन्होंने कभी आज तक वोट नहीं किया होगा, ये 18 to 19 एज कैटेगरी में 7,29,267 ऐसे मतदाता हैं। छत्तीसगढ़ में मतदान का प्रतिशत और बढ़ाने के लिए पिछले चुनाव से और अधिक से अधिक लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से क्या कदम उठाए गए हैं और कितने नए पोलिंग बूथ प्रदेश में स्थापित किए गए हैं ताकि लोगों को मतदान करने में सुविधा हो? जो हमारा स्वीप कार्यक्रम होता है, सिस्टमैटिक वोटर इलेक्टोरल एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, इस प्रोग्राम को पूरे राज्य स्तर पर हमने चलाया है और कोशिश ये रही है कि बूथ स्तर पर, पोलिंग बूथ लेवल पर भी जो हमारे BLOs है, बूथ लेवल ऑफिसर्स है, उनके माध्यम से घर घर संपर्क अभियान हम चलाए। सबसे पहले तो हमने जो है इस साल 25 मई से लेकर 25 जून तक 1 माह तक डोर टू डोर सर्वे जो है वो करवाया और इसमें हमें ये पता चलता है कि कितने मतदाता जो है अब अपना घर छोड़कर कहीं और चले गए हैं और कितने मतदाताओं का देहांत हो चुका है या कितने मतदाता अब 18 साल के हो गए और नए मतदाताओं की सूची में जुड़ गए हैं। इसके बाद में एक फोकस्ड अप्रोच हमने सभी युवा मतदाताओं के लिए और वरिष्ठ मतदाताओं के लिए जो 80+ है या दिव्यांग मतदाताओं के लिए किया और इन विभिन्न वर्गों के लिए हमने राज्य सरकार के विभागों के साथ समन्वय करके, जैसे समाज कल्याण विभाग है, दिव्यांग
मतदाता जितने राज्य में है उनके लिए इन्होंने स्पेशली सर्वे किया और इसकी संख्या जो है अब पिछले चुनाव से बढ़ गई है। तो ये संपर्क अभियान जो टारगेटेड होता है, फोकस्ड होता है, इसको अगर किसी घटक या वर्ग पर केंद्रित करके हम करते तो इसके बहुत अच्छे परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। वैसे ही महिला मतदाताओं को भी जोड़ने के लिए हमने नववधु सम्मान समारोह इसका आयोजन हर पोलिंग बूथ पर किया था। और नववधु सम्मान समारोह से आशय ये है कि कई बार राज्य में हमने देखा है कि जब एक महिला जो है शादी करके दूसरे किसी गांव में चली जाती है तो वहाँ की मतदाता सूची में उसका नाम नहीं जुड़ पाता है, पुराने अपने मायके में ही उसका नाम रहता है। तो ऐसी युवतियों को जो कि नई दुल्हनें हैं उनको पोलिंग बूथ में लाकर और उनको सम्मानित करके उनकी प्रतिष्ठा जो है गांव में, समाज में हमने बढ़ाई, उनकी पहचान उनको एक दिलाई। और फिर घर पर ऑब्वियसली इसके बारे में फिर चर्चा हुई, लोगों ने पूछा कि किस वजह से सम्मान हुआ है। तो ये बताया गया कि हम नए मतदाता बने हैं, इस वजह से हमारा सम्मान हो रहा है। इसका हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। इसी फलस्वरूप जो है आज राज्य में जो महिला मतदाता है उनकी पुरुषों से संख्या भी अधिक है। और बालिका महाविद्यालयों में भी हमने कैंपस एम्बेसडर स्पेशली नियुक्त किए। युवा मतदाताओं के लिए हमने 110 AEROs जो है वो नियुक्त किए, जो हमारे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स रहते हैं। यही नए मतदाताओं के आवेदनों का निपटारा हम करते हैं। तो इन प्रचार प्रसार माध्यमों का हमने उपयोग करके जन जन तक मताधिकार का प्रयोग वो करे, ये संदेश पहुंचाने का काम किया है। मैडम, भारत निर्वाचन आयोग ने एक नई पहल की है कि इस बार खासतौर से छत्तीसगढ़ में पहली बार कि जो 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो बुजुर्ग हैं या जो दिव्यांग जन हैं और कोरोना संक्रमित जो लोग हैं उनको घर से ही मतदान करने की सुविधा दी गई है। इसके बारे में आकाशवाणी के श्रोताओं को बताइए। होम वोटिंग फैसिलिटी जो है यानी घर से ही मतदान की सुविधा, इसको नवंबर 2020 से प्रारंभ आयोग ने किया है। और जो 2020 में आम निर्वाचन हुए थे, खासतौर से मतलब कोविड का भी दौर था और बहुत चैलेंजेस और चुनौतीपूर्ण रहा। तो ऐसे मतदाताओं के लिए जो कि बेड रिडन है या तो ओल्ड एज है 80+ या दिव्यांग मतदाता है जिनके पास में 40% से अधिक डिसेबिलिटी का बेंचमार्क सर्टिफिकेट मेडिकल बोर्ड का उपलब्ध है, ऐसे सभी मतदाताओं को आयोग ने ये सुविधा दी है कि वो एक विकल्प फॉर्म 12D भरकर दे सकते हैं कि हम मताधिकार का प्रयोग मतदान केंद्र में जाकर नहीं बल्कि अपने घर की सुविधा से करेंगे। तो यदि ऐसा विकल्प वो देते हैं और उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है, ये पाया जाता है कि हाँ वो वही के मतदाता है, रहवासी है और उनको जो डिसेबिलिटी है या तो उम्र है उसका भी सत्यापन हो जाता है, तब फिर जो हमारी पोलिंग पार्टी है वो आपके घर पर चुनाव से 10 से 7 दिन पूर्व जो है एक रूट चार्ट या प्लान बनाएगी जो पोलिंग डेट होगा और उस रूट चार्ट के बारे में आपको बताया जाएगा और उस दिन फिर आपके घर पर आकर के पोलिंग पार्टी संपूर्ण गोपनीयता का पालन करते हुए बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग आपकी कराएगी। और इसका बहुत अच्छा हमको प्रतिसाद भी मिला है और लोगों में इसको लेकर के काफ़ी उत्साह भी है। मैडम, लेकिन हमारे कुछ दिव्यांग जन और कुछ बुजुर्ग ऐसे भी हैं जो इस सुविधा के बजाय मतदान केंद्र पहुंचकर अपना वोट डालना चाहते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो सुगम तरीके से मतदान कर सकें, इसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा क्या उपाय किए गए हैं? इन लोगों को किस तरह की मतदान केंद्र में सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और उन सुविधाओं को जैसे व्हील चेयर है या दूसरी सुविधाएं हैं, घर से लाने ले जाने की सुविधा मतदान केंद्र तक, ऐसी सुविधा यदि कोई दिव्यांगजन या कोई बुजुर्ग व्यक्ति पाना चाहता है तो उसको किस तरह से आवेदन करना होगा? इसके लिए क्या कोई ऐप विकसित किया गया है आयोग की ओर से? तो जो दिव्यांग मतदाता है और हमारे बुजुर्ग मतदाता है, इनके लिए ख़ास तौर पे वोटिंग या मताधिकार का प्रयोग करना एक सुगम रहे, सरल रहे और किसी भी तरह की बाधा वो महसूस न करे या किसी भी तरह का संकोच मन में न रखे। सबसे पहले तो जो हमारे मतदाता मित्र है, ये हम लोगों ने एम्पैनल किए हैं। ये मतदाता मित्र हमारे NSS के, NCC के
उनके स्काउट गाइड के बच्चे होंगे और मतदाता मित्र जो उनके पोलिंग बूथ के अंदर दर्ज दिव्यांग हैं और बुजुर्ग नागरिक है, उनको संपर्क करेंगे, कॉल करेंगे और उनका एक तो परिवहन की व्यवस्था के लिए बताएंगे कि किस तरह की परिवहन व्यवस्था घर पहुंच सुविधा दी गई है। तो घर से आपके पोलिंग बूथ तक और पोलिंग बूथ से वापस आपको घर तक के लिए बिल्कुल फ्री परिवहन व्यवस्था रहेगी उस दिन। जब आप बूथ पर पहुंचेंगे तब भी क्यू लेस फैसिलिटी, यानी आपके लिए किसी भी प्रकार की प्रतीक्षा या किसी भी प्रकार का आपको किसी क्यू में खड़ा नहीं रहना, लाइन में उन्हें नहीं लगना होगा, लाइन में नहीं लगना होगा। और वहाँ पर पहुँचने पर जो है बिल्कुल आपके मतदाता मित्र जो है आपके साथ सहयोग करके पहुँचेंगे। इसके अलावा हमारे जितने दिव्यांग साथी है, अस्थिबाधित है, उनके लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था रहेगी, बुजुर्ग नागरिकों के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था रहेगी। हमारे सारे पोलिंग स्टेशंस ग्राउंड फ्लोर पर लोकेटेड है और सभी ग्राउंड फ्लोर पर लोकेटेड पोलिंग स्टेशंस में रैंप की व्यवस्था की गई है। सो व्हील चेयर से आप बिल्कुल फास्ट अंदर बिना लाइन के पहुंच सकते हैं। और उसके बाद में यदि आप कोई सहायक चाहते हैं, मतदाता मित्र तो रहेगा, लेकिन कई बार होता है जब वोटिंग करनी है, वोटिंग बूथ के अंदर करना है, तो पूरी गोपनीयता मेंटेन करते हुए हमारे जो दृष्टिबाधित ऐसे दिव्यांगजन होंगे उनके लिए जो है फॉर्म 49 में वो एक डिक्लेरेशन दे सकते हैं, फॉर्म 49D में, और ये बता सकते हैं कि मेरा भाई या मेरी माता या कोई भी सहायक जो घर का है वो जो है मुझे ईवीएम मशीन पे बैलेट प्रेस करने के लिए जो है हेल्प कर सकते हैं। तो ये सुविधा दी गई है। इसके अलावा भी जो हमारे दृष्टिबाधित मतदाता है उनको जो बैलेट पेपर है वो ब्रेल लिपि में भी एक प्रिंटेड रहेगा, तो उसी की कॉपी ईवीएम में लगाई जाती है, तो जिससे कि उनके लिए सरल ये बन सकता है। एक ऐप डेवलप किया है ईसीआई का, सक्षम ऐप के नाम से जाना जाता है। सक्षम ऐप के माध्यम से कोई भी मतदाता अपने आप को यदि दिव्यांग के रूप में मार्किंग करवा लेते हैं, यानी एप्लीकेशन लगाते, इसमें 40% का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो फिर पीडब्ल्यूडी मतदाता के रूप में वो सारे सुविधाएं ले सकते हैं पोलिंग डे पर, जिसका मैंने अभी उल्लेख किया है। और उनके लिए और सरल हो जाएगा, आपको तुरंत एक टेलीफोन कॉल आ जाएगा हमारे मतदाता मित्र से, और उनके माध्यम से फिर आप जो है टू एंड फ्रो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, क्यूलेस विदाउट वेटिंग वोटिंग एंड आपका जो एस्कॉर्ट है वो भी आपको मिलेगा। इस तरीके की सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध रहेंगी। मैडम, कई बार ये भी देखने में आता है कि जो मतदाता हैं वो मतदान तो करना चाहते हैं, उनमें उत्साह भी रहता है, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं होती कि उनका मतदान केंद्र किस क्षेत्र में स्थित है या उनका नंबर कौन सा है और मतदाता सूची में वो कहाँ पर उनका है पंजीयन। तो ऐसी जानकारी है वो मतदाता कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ताकि वो आसानी से अपने मतदान केंद्र को उसकी सूचना वो प्राप्त कर लें और आराम से जाके वो मतदान कर सकें। अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है और आजकल स्मार्टफोन सभी के पास उपलब्ध रहता है, तो एक VHA ऐप है, वोटर हेल्पलाइन ऐप। इस ऐप को जो है मोबाइल पे यदि आपके पास में स्मार्टफोन है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, यदि नहीं है तो voters.eci.gov.in में आप जाएं और डेस्कटॉप से भी आप फैसिलिटी एक्सेस कर सकते हैं। और वोटर हेल्पलाइन ऐप में यदि आप अपना एपिक नंबर जानते हैं तो एपिक नंबर डालकर भी आप मतदाता सूची में किस मतदान केंद्र में कहाँ पर आपका नंबर दर्ज है वो इजीली सर्च कर सकते हैं। यदि आपके पास में पुराना एपिक कार्ड है, नया एपिक कार्ड नहीं है, तो भी आप केवल अपने डिटेल्स डाल करके नाम और सही उम्र ये डालकर भी अपना सर्च कर सकते हैं कि इसी ऐप के माध्यम से, वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से। और जो हमारे नए एपिक कार्ड्स इशू किए वो तो इतने मतलब सरल और इजी है कि आपके VHA ऐप में एक बार कोड स्कैनर, QR कोड स्कैनर दिया हुआ है, तो यदि वो QR कोड स्कैनर अपने स्मार्टफोन से आप जस्ट आपके एपिक कार्ड के ऊपर स्कैन कर देते हैं तो वो तुरंत आपका पॉपअप इन्फॉर्मेशन दे देगा, पोलिंग स्टेशन का नाम, लोकेशन सब बता देता है। मैडम, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और चुनाव में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए
प्रदेश में संगवारी मतदान केंद्र भी बनाए जा रहे हैं, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। इस बार राज्य में हमने सभी विधानसभाओं में 10-10 संगवारी मतदान केंद्र या पिंक बूथ जिसको हम कहेंगे उसको बनाया है। इनकी विशेषता ये रहेगी कि इसमें सभी महिला कर्मचारी रहेंगे। हमारे जितने भी मतदान कर्मी हैं वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर से लेकर के हमारे P1, P2, P3 सारे जो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी वहाँ पर लगते हैं, वो भी सब महिलाएं होंगे। सुरक्षा कर्मियों की भी हमने कोशिश की है कई संगवारी मतदान केंद्रों में कि वो भी महिलाएं रहे, ताकि महिलाओं को किसी भी तरह का भय, डर और संकोच महसूस न हो। और विशेष तौर पे कुछ हमारे यहाँ पर इस तरीके के असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है जहाँ पर पूर्ण रूप से महिलाएं ही पिंक बूथ चलाएंगी। इसमें रायपुर नॉर्थ मुख्य रूप से है। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का यदि कहीं कोई मामला सामने आता है तो कोई आम नागरिक किस तरह से निर्वाचन आयोग को इसकी शिकायत कर सकता है? तो सबसे पहले तो हमारा एक टोल फ्री नंबर है 1950। ये टोल फ्री नंबर 24/7 प्रारंभ रहता है, शुरू रहता है। इस पे आप कॉल करके तत्काल ये कंप्लेंट दे सकते हैं। इसके अलावा हमारा नेशनल ग्रीवेंस रिड्रेसर पोर्टल है, NGRS पोर्टल कहलाता है। इस पर भी आप अपनी शिकायत को टाइप करके स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं, तो इसका भी त्वरित निराकरण होता है। एक मोबाइल ऐप है सी विजिल ऐप, विजिलेंट सिटीजन्स ऐप, सी विजिल ऐप। इसके माध्यम से इसकी खास बात ये है कि इसमें आप किसी अपनी अपनी गोपनीयता, अपनी पहचान की गोपनीयता रखते हुए भी एनोनिमसली जो है कंप्लेन कर सकते हैं। और प्रूफ के तौर पर कोई भी ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं कि कोई प्रलोभन की वस्तुओं का वितरण हो रहा है जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है, या कुछ इस तरीके की घटनाएं हैं जो आप रिकॉर्ड करते हैं और आपको लगता है कि शिकायत के रूप में ये त्वरित, तो इसमें गारंटी है कि 100 मिनट के अंदर अंदर इसका तत्काल जो है इस पर आयोग की तरफ से जो है वो कार्रवाई होगी। और ये सी विजिल ऐप जो है एंड्रॉयड में भी और iOS दोनों तरह के फ़ोन्स में अवेलेबल है। जी मैडम, कई बार ये भी होता है कि किसी मतदाता के पास में मान लीजिए मतदाता पहचान पत्र या एपिक कार्ड जिसे हम कहते हैं वो नहीं है, तो क्या वो मतदान कर सकता है? और यदि कर सकता है तो उसको मतदान केंद्र में कौन से अन्य दस्तावेज दिखाने होंगे? जी, इसके बारे में हमने काफ़ी प्रचार प्रसार किया है, क्योंकि कई बार लोगों के मन में भ्रांति ये रहती है कि मेरा नाम तो मतदाता सूची में है, पर जैसे कि आप जानते हैं कि बिना मतदाता परिचय पत्र यानी कि एपिक के आप मतदान नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी 12 फोटो आईडी कार्ड से, वैकल्पिक फोटो आईडी कार्ड से, जिसको कि मान्य आयोग ने किया है। इन 12 एपिक कार्ड्स में सबसे पहले तो महत्वपूर्ण आधार है, इसके अलावा पैन को भी एक्सेप्ट किया है, इसके अलावा और 5304 जो है मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ये लगभग 4000 साढ़े 4000 हुआ करते थे 18 के इलेक्शन में। और फेज़ 2 में 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, उसमें 18,833 मतदान केंद्र हैं। तो इस तरह कुल राज्य में जो है 24,137 जो है मतदान केंद्र है। इसमें 4000 ऐसे मतदान केंद्र हैं जो नए पिछले चुनाव के बाद से अब बने हैं। और ऐसे मतदान केंद्र खासतौर से बस्तर इलाके में 126 ऐसे गांव हैं तो स्वतंत्रता के बाद पहली बार जो है अपने ही गांव से वोटिंग करेंगे। वहाँ की दुर्गम परिस्थितियाँ, भौगोलिक स्थिति को देखते हुए पहले चुनावों में ये संभव नहीं हो पाता था कि वहाँ के गाँव में ही वो सामान्य परिस्थितियाँ हो, लेकिन अब क्योंकि काफ़ी ठीक हो गया है तो ऐसे 126 भी है। जहाँ तक कि क्रिटिकल और वल्नरेबल पोलिंग स्टेशंस का आंकड़ा है तो हमारे राज्य में जो है वो संवेदनशील जो है वो 1670 मतदान केंद्र है और अति संवेदनशील लगभग 109 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जी मैडम, एक बात और कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर और उसकी विश्वसनीयता को लेकर कई बार सवाल उठाए जाते हैं, तो चुनाव में पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए, इसे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों को ईवीएम और जो वीवीपैट है उस पर भरोसा कायम रहे? तो हमने जैसे चुनाव की घोषणा से
लगभग 2 माह पूर्व जो है अगस्त के प्रथम सप्ताह में एक ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन और अवेयरनेस कैंपेन चलाया था। तो ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन और अवेयरनेस कैंपेन के माध्यम से राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालय में एक डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर ईवीएम का बनाया गया था। वहाँ पर जो भी आने वाले पिटिशनर्स है या आम नागरिक है वो जा कर के ईवीएम एक्चुअली होता कैसा है और ये फंक्शन कैसे करता है, अपना वोट हम कास्ट कैसे करें, तो डमी स्वरूप में वोट भी कास्ट करने की वहाँ पर फैसिलिटी थी। तो एक तो ये हो गए हमारे स्टेशनरी ईवीएम सेंटर्स। उसके अलावा हमारे जो वैन्स थे, अवेयरनेस वैन्स, उनके माध्यम से भी हमने हमारे सभी 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में ये वैन्स चलाए थे और ये हाट बाज़ारों में, गांव में जाकर कई जगह पे इन्होंने ये ईवीएम्स का डेमोन्स्ट्रेशन किया और वहाँ पर जो है लोगों में विश्वसनीयता बढ़ाने की ओर एक कारगर कदम वो था। कई बार मन में एक शंका रहती है ईवीएम रहती कैसे, क्योंकि ये मशीन तो 12 महीने जो है स्ट्रॉन्ग रूम में हमारे बंद रहती है। कई बार एक्सेस जनरल पब्लिक को होता नहीं है और इसी वजह से गलतियाँ भी होती है। जब मतदान करने जाते हैं तो कई बार लोगों ने क्योंकि देखा नहीं होता तो समझ नहीं पाते कि किस बटन का क्या मतलब है। तो ये एक कैंपेन के माध्यम से लोगों तक हमने ईवीएम को पहुंचाया और जन जागरण को बढ़ाया। इसके अलावा हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, राजनीतिक दल है, उनमें भी विश्वसनीयता ईवीएम की कायम रहे, बनी रहे। इसलिए हर स्टेज पे ईवीएम की जब जांच होती है, प्रारंभिक जांच हम करते हैं जो कि फर्स्ट लेवल चेकिंग कहलाता है, प्रथम स्तरीय जांच। इसमें सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के बीच में हम इसको करवाते हैं। इसका पूरा प्लान डिस्क्लोज करते हैं, वीडियोग्राफी होती है और हमारी जो ईवीएम मशीन है ये रिमोटली एक्सेसिबल नहीं है। इसका जो चिप है वो सिंगल टाइम प्रोग्रामेबल चिप होता है और किसी भी वाईफाई या ब्लूटूथ से ईवीएम मशीन एक्सेस नहीं हो सकती है। और यदि इसकी में कोई छेड़खानी करने की कोशिश करे तो ये फैक्ट्री सेटिंग पे रिप्लेस हो जाती है। तो ऐसे इन चीज़ों के बारे में अधिक से अधिक लोगों तक हमने प्रचार या प्रसार इसका करवाया कि कहीं से भी अब इसमें जो हार्डवेयर है या इसका जो चिप है ये सिर्फ सिंगल टाइम प्रोग्रामेबल है और इस चिप को निकालने या डालने की कोशिश कोई करेगा तो पूरा मशीन पूरी फैक्ट्री सेट हो जाता है। इसके बारे में लोगों को और राजनीतिक दलों को बताया गया और समय समय पर हर स्तर पर जब भी इसकी जांच हो, सीलिंग हो और फाइनली कमीशनिंग हो तो उन्हीं के उपस्थिति में ये कराया जाता है, पूरी पारदर्शिता रखते हुए। मैडम, इसी से संबंधित एक सवाल और है। कई बार चुनाव में यह भी देखने में आता है कि जो मतदान केंद्र है वहाँ पर ईवीएम ख़राब हो जाती है किसी वजह से, तो मतदान डिले हो जाता है, लोगों में थोड़ा सा आक्रोश भी हो जाता है। तो जो स्पेयर ईवीएम्स हैं अतिरिक्त, ये क्या मुहैया कराई जा रही हैं? मतदान में कोई बाधा ना पहुँचे किसी ईवीएम के ख़राब होने पर, इसके लिए क्या व्यवस्था होगी? हमारे पास जो रिक्वायर्ड ईवीएम्स है, संख्या है, उससे 200% ईवीएम्स हमने कमीशनिंग करके रखे हैं। यानी कि कहीं पर भी मतदान दिवस पर अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी तो हमारे पास जो अवेलेबल मशीन्स है वो ही जो है 200% अधिक है। और हम बिल्कुल कहीं पर भी होता है, हमारे सेक्टर ऑफिसर्स है वो त्वरित निदान करते हैं समस्या का जैसे ही उन्हें पता चलता है। इसके अलावा हमारे सभी ईवीएम्स जिस भी व्हीकल में चल रहे हैं वो जीपीएस लेस है। यानी कि आपके जीपीएस ट्रैकिंग इनका होता है, इनकी मूवमेंट को पूरी तरीके से हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में इसका कमांड और कंट्रोल सेंटर सेटअप किया हुआ है। जैसे ही ईवीएम निकलेगी, पोलिंग बूथ पे पहुंचेगी तो ये पूरा ट्रैकिंग इसका हो जाएगा। इसके बाद नियरेस्ट अवेलेबल ईवीएम कहाँ पर रहेगी सेक्टर ऑफिसर के व्हीकल में, वो भी जीपीएस ट्रैक रहेगा। जैसे ही ब्रेकडाउन होता है तो विदिन 15 मिनट्स हमारी कोशिश रहेगी कि वहाँ पर इंजीनियर या तो उसको ठीक करा दे या तो हम उसे रिप्लेस कर लें, दो में से एक एक्सरसाइज करेंगे। एक अंतिम सवाल कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जो छत्तीसगढ़ में जो संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ सुरक्षा की किस व्यवस्था की जा रही है ताकि लोग निडर होकर मतदान कर सकें, और साथ ही
माइक्रो ऑब्जर्वर्स की भी नियुक्ति की है और उनके साथ साथ हम लोगों ने जो सुरक्षा बल तैनाती है उसको दोगुना कर दिया है। सो एक नॉर्मल बूथ में जितना सुरक्षा बल होता है उसके ठीक 2 गुना जो है संवेदनशील मतदान केंद्र में केंद्रीय सुरक्षा बल रहेंगे। तो केंद्रीय सुरक्षा बलों का काफ़ी बड़ा तगड़ा हमारे पास में डिप्लॉयमेंट पहुंचा है बस्तर में और काफ़ी पहले से आ गया था इस बार, और इनको काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग, सेंसिटाइजेशन और पब्लिक के साथ में इंटरेक्शन, इसके बारे में हमने ट्रेनिंग्स दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की उपस्थिति में एक निष्पक्ष और निडर रूप से एक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएगा। जी मैडम, जैसा भी आपने बातचीत में बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए, चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन ये सारे कदमों की सार्थकता तभी है जब लोग आगे आएं और मतदान करें और लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी सहभागिता निभाएं। तो हम चाहते हैं कि कार्यक्रम के अंत में आप आकाशवाणी के माध्यम से सभी लोगों से अपील करें कि वो आगे आएं और जहां भी उनका पोलिंग बूथ है वहां जाकर मतदान करें। तो छत्तीसगढ़ी में हमने एक स्लोगन बनाया है, ईबर वोट देबर जाबो जी, चुनई तिहार मनाबो जी। एक त्यौहार की तरह ही इस चुनाव के पर्व में आप हिस्सा लें और अपने लोकतांत्रिक अधिकार का निष्पादन पूर्ण कर्तव्य निष्ठता से करें, यही मेरी सभी मतदाताओं से अपील रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं जानता हूं कि बहुत व्यस्तता वाला समय है आपका, लेकिन फिर भी आपने आकाशवाणी को इतना वक्त दिया और विस्तार से पूरी जानकारी दी। आकाशवाणी की ओर से हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। अभी आप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले से ली गई भेंटवार्ता सुन रहे थे। भेंट